अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ई स्क्वायर्ड अकेडमी। आज हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 21 है जिसमें हम चैप्टर 7 का पार्ट 3 कवर करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। मैंने इनिशियल चैप्टर्स में फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आपको बताया था कि जब भी कोई साइंटिस्ट कोई ऑब्जर्वेशन करता है, कोई चीज़ ऑब्जर्व करता है, उससे रिलेटेड वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन होता है और अगर हाइपोथेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स सेम हो, मैच कर जाएं, तो वो जो उसकी फाइंडिंग या ऑब्जर्वेशन होती है वो एक लॉ बन जाती है, एक ट्रुथ, एक फैक्ट बन जाता है। तो इसी तरह एक लॉ है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, किसने डिस्कवर किया और इसकी बाकी डिटेल्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसके बारे में अभी आपको कुछ भी नहीं पता और ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से ही लिंक्ड है, रिलेटेड है, तो हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और मास ऑफ अर्थ, हम पता करेंगे कि जो हमारा अर्थ, प्लैनेट अर्थ है, इसका मास कैसे निकाला जा सकता है और कितना है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, पहले हम देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। Any two bodies in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। यानी इस अर्थ में, इस यूनिवर्स में मौजूद कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे और वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट से। मतलब एक का मास और दूसरे का मास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे इनका, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द फोर्स अप्लाइड। और ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। यानी उन दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। यानी अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगी और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब दोनों चीजें एक साथ कम या ज्यादा होती हैं। यानी अगर इन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो भी ज्यादा होगी, और अगर दोनों के मासेस का प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। ये सर आइजैक न्यूटन ने 1686 में डिस्कवर किया था और इट इज ट्रू फॉर एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। यानी इस पूरी खलकत में, इस पूरी यूनिवर्स में मौजूद कोई भी दो बॉडीज के लिए ये जो लॉ है ये ट्रू है, ये सही है। फर्स्ट करें, दो बॉडीज हैं ए और बी। बॉडी ए का मास है m1 और बॉडी बी का मास है m2 और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, जितनी फोर्स ए बी के ऊपर अप्लाई करेगा उतनी ही फोर्स बी ए के ऊपर अप्लाई करेगा, सेम मैग्नीट्यूड मगर ऑपोजिट डायरेक्शंस। हेंस अगर हम इस लॉ को मैथमेटिकली लिखें तो हम कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 टाइम्स m2 और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जब भी हम किसी चीज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा के 1 अपॉन वो सर्टेन वैल्यू लिखते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करें तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 टाइम्स m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड। ऑफ कोर्स जब हम किसी भी एक्सप्रेशन में से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो उसके साथ हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। इधर जो कांस्टेंट ऐड होता है उसका नाम है g, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, जो हमने क्लास के एजेंडा में डिस्कस किया था, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा। तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये एक फिक्स्ड वैल्यू है जो है 6.67 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। इसके यूनिट्स कैसे निकले और इसकी वैल्यू कैसे निकली है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वो बन गई F इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। The mass of the planet Jupiter is 1.9 times 10 exponent 27 kg
and that of Sun is 2 times 10 exponent 30 kg. If the average distance between them is 7.8 times 10 exponent 11, find the gravitational force of Sun on Jupiter. दो बॉडीज हैं, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है और इन दोनों के मासेस भी दिए हुए हैं. बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ सन ऑन जुपिटर. जुपिटर के ऊपर सन कितनी फोर्स लगा रहा है. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितनी फोर्स सन जुपिटर पे लगाएगा उतनी ही फोर्स जुपिटर सन पे लगाएगा. इसलिए हम फर्क नहीं पड़ता कि कौन से मास को m1 या कौन से मास को m2 कंसिडर करें. सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है. मास ऑफ जुपिटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं mj से और मास ऑफ सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ms से और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं r से. तो इक्वेशन बन गई F इज इक्वल टू g टाइम्स mj टाइम्स ms डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड. फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4.166 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट 23 न्यूटन्स. क्योंकि फोर्स निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट होता है न्यूटन. नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g. जो हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की इक्वेशन में कांस्टेंट लगाया था g, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट कैसे निकला, इसकी वैल्यू कैसे मिली हमें. हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1978 में इस g की वैल्यू निकाली. एक्सपेरिमेंटली उन्होंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट था कैवेंडिश बैलेंस, उसके जरिए एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी. कैवेंडिश बैलेंस जिसका मैंने जिक्र किया वो कुछ इस तरह से दिखता है. इसमें बेसिकली एक थिन रॉड है जिसपे दोनों एंड्स पे एक आइडेंटिकल मासेस, आइडेंटिकल मतलब सेम मासेस लगे हुए हैं जो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ये रॉड एक फाइबर, एक स्ट्रिंग के जरिए सीलिंग से अटैच्ड है. उसके करीब हम एक और रॉड ले गए जिसके दोनों एंड्स के ऊपर आइडेंटिकल मासेस हैं, लेकिन ये इससे ज्यादा हैं और ये कैपिटल M से डिनोटेड है. हम इसको इस पोजीशन में लेके गए और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों स्फीयर्स, इन दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस था वो था r. हमें पता है कि ये रॉड जो है ये सस्पेंड हुई हुई है, यानी उसके साथ हैंग हुई हुई है, और ये हमने पकड़ी हुई है, फिक्स पकड़ी हुई है. इसका मतलब कि अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये दो बॉडीज करीब आती हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो एक्ट करेगी. ये तो फिक्स थी, ये सस्पेंडेड थी, यानी इसके अंदर कोई ना कोई हरकत होगी, कोई ना कोई मूवमेंट होगी. बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब इस रॉड को, जो फिक्स रॉड थी उसके पास लेके आया गया, तो इस रॉड के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट आया, इस फाइबर के अंदर थोड़ा सा जर्क आया, ट्विस्ट आया और ये हिल गए. द ट्विस्ट इन फाइबर वॉज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. क्योंकि ये एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इधर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए जितना अमाउंट ऑफ ट्विस्ट इस फाइबर में आया, जितने सर्टेन एंगल पे ये फाइबर ट्विस्ट हुआ, फाइबर ये है जिस फाइबर से ये रॉड अटैच थी, तो जितना इस फाइबर के अंदर ट्विस्ट आया, जितने डिग्रीज का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन दिस रॉड. जितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था उससे. तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो हमें पता है कि g m टाइम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड. स्मॉल m हमारे जो फिक्स, जो रॉड फाइबर से अटैच थी उसके मासेस हैं, और जो कैपिटल M है वो दूसरे वाले मासेस हैं जो हमने बाद में लगाए थे. अगर इसका टॉर्क निकाला जाए तो टॉर्क क्या होगा, ये फोर्स टाइम्स d, बिकॉज टॉर्क इज F इंटू d. तो फोर्स हमारे पास ये मौजूद है, टाइम्स d कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगा. हमने पढ़ा कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट इन द फाइबर, यानी जितना वो फाइबर ट्विस्ट हुआ है. अब कितना ट्विस्ट हुआ है ये हम थीटा यानी एंगल से निकालेंगे. तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है g टाइम्स mm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड टाइम्स d, यानी टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी वो एंगल उतना डिग्री जितना वो फाइबर ट्विस्ट हुआ है. ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब इक्वल टू लगाएंगे तो एक सर्टेन कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा जिसको हमने c से डिनोट किया है. ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है डिपेंड करती है उस फाइबर पे. जिस भी फाइबर का ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, जिस भी फाइबर के ट्विस्ट की बात हो रही होगी, उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ये कांस्टेंट कितना हो गया, उसकी क्या वैल्यू होगी. अब अगर पिछली इक्वेशन को हम रीअरेंज करें, क्योंकि हमें r पता है, d पता है, थीटा पता है और c भी पता है, क्योंकि ये फाइबर के नेचर पर डिपेंड करता है, तो ये पहले से किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के जरिए निकाली जा चुकी थी. अब हमने g को सब्जेक्ट बनाया और इक्वेशन बन गई g इज इक्वल टू r स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय d टाइम्स c टाइम्स थीटा.
इस तरह हमारे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया कि g की जो वैल्यू है वो बनती है 6.67 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव 11। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही केयरफुली और एक क्लोज्ड रूम में बंद कमरे में किया गया था ताकि बहुत छोटे से छोटी चीज का भी इसके ऊपर कोई अफेक्ट या इन्फ्लुएंस ना आए। इन्फ्लुएंस मतलब कोई असर ना आए, जैसे थोड़ी सी हवा चल गई, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे मासेस हैं तो थोड़ी सी हवा से या ठंडक या गर्मी से भी किसी ना किसी किस्म का फर्क पड़ सकता है। इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली जो है वो परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ यानी अर्थ का मास हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉ इस यूनिवर्स में, इस कायनात में मौजूद किसी भी दो बॉडीज के लिए ट्रू है, सही है। इसका मतलब अगर हम अर्थ को एक बॉडी कंसिडर करें और दूसरी एक ऐसी बॉडी लें जिसका मास हमें पहले से पता हो, तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के जरिए हम अर्थ का मास निकाल सकते हैं। कंसिडर करें एक ऐसी बॉडी जिसका मास है स्मॉल m, जिसको स्मॉल m से डिनोट किया गया है। ये कोई आदमी भी हो सकता है, कोई ब्लॉक भी हो सकता है। ये रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के मास को हम डिनोट करेंगे कैपिटल M E से और उसका रेडियस होगा RE। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो डिस्टेंस r होता है वो तो दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे रखा है तो अर्थ का रेडियस प्लस अर्थ के सरफेस से लेके उस बॉडी तक, उस बॉडी का जो सेंटर होगा वो एक छोटा सा डिस्टेंस भी इधर ऐड होना चाहिए था। वो क्यों नहीं हुआ और सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिखा गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा बड़ा है, काफी बड़ा है एज कंपेयर टू दैट डिस्टेंस जो उसके सरफेस, अर्थ के सरफेस से लेके उस बॉडी के सेंटर तक का होगा। क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हम उस छोटे से डिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया RE, एक मास है स्मॉल m और दूसरा मास है कैपिटल ME। अगर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करें तो F विल बी इक्वल टू G टाइम स्मॉल m टाइम्स कैपिटल ME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर्ड। अब अगर इक्वेशन देखें तो हम f की जगह, बिकॉज f इज इक्वल टू ma, तो हम उसकी जगह ma भी लिख सकते हैं। यानी इधर हम ma भी लिख सकते हैं। बिकॉज ये बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस पे है तो जो एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई और फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो आपकी ग्रेविटी के बराबर होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगी, जो होती है 9.81। अगर हम फॉर्मूला में इन सारी वैल्यूज को डालें तो m टाइम्स g, अब इधर हम मास ऑफ अर्थ भी सपोज कर सकते थे और उस बॉडी का मास भी सपोज कर सकते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगाएंगे वो इक्वल ही होगी। mg is equal to capital G times small m times capital ME divided by R E squared। बिकॉज इन दोनों साइड्स पे एक स्मॉल m मौजूद है। इसकी वैल्यू वैसे तो हमें पता है, लेकिन अगर ना भी पता होती तो क्योंकि दोनों साइड पे मौजूद है हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डालते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनता है फॉर ME, G टाइम्स RE squared divided by capital G is equal to ME, जिसका फाइनल आंसर बनता है 5.98 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट 24 kgs, जिसको हम राउंड ऑफ करके 6 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट 24 kg भी लिख सकते हैं। ये थी क्लास नंबर 21 जिसमें हमने चैप्टर 7 का पार्ट 3 कवर किया। थैंक यू।